वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग गूगल डेवलपर्स आर्टिकल देख रहे हैं और ये आर्टिकल मशीन लर्निंग यानी एमएल प्रोजेक्ट्स के एक बहुत ही फाउंडेशनल एस्पेक्ट पर फोकस करता है कि प्रॉब्लम को सही ढंग से फ्रेम कैसे किया जाए। हाँ बिल्कुल। अक्सर टीम्स एमएल यूज़ करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होती हैं, लेकिन अगर शुरू में ही प्रॉब्लम की डेफिनेशन में कुछ कमी रह जाए तो फिर रिजल्ट्स वैसे नहीं मिलते जैसे एक्सपेक्टेड होते हैं। तो ये प्रोसेस असल में होता कैसा है? राइट, ये स्टार्टिंग पॉइंट बहुत क्रूशियल है। हाँ, तो हमारे पास इस आर्टिकल से कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स हैं, कुछ की टेकअवेज। चलिए इसको थोड़ा अनपैक करते हैं। बेसिकली हमारा मिशन है ये समझना कि एक एमएल प्रॉब्लम को इफेक्टिवली कैसे फ्रेम किया जाए ताकि जो मॉडल बन रहा है वो रियल वर्ल्ड में कुछ वैल्यू दे सके। सही। आर्टिकल का पहला पॉइंट ही काफी फंडामेंटल है। ये कहता है कि एमएल के बारे में सोचने से भी पहले हमें ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमारा आइडियल आउटकम क्या है। मतलब बिना किसी मॉडल के भी हम अपने प्रोडक्ट या फीचर से अल्टीमेटली अचीव क्या करना चाहते हैं, वो क्लैरिटी पहले चाहिए। बिल्कुल सही। और यहाँ क्लैरिटी का मतलब सिर्फ एक हाई लेवल गोल नहीं है, उसको फिर मॉडल के स्पेसिफिक गोल से कनेक्ट करना वो बहुत ज़रूरी है। आइडियल आउटकम वो प्रोडक्ट लेवल पर है और मॉडल गोल टेक्निकल लेवल पर। अच्छा। जैसे आर्टिकल में एक वेदर ऐप का एग्जाम्पल दिया है। आइडियल आउटकम हो सकता है किसी स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन में अगले 6 घंटे में बारिश होगी या नहीं, इसका एक रिलायबल प्रिडिक्शन देना। ये यूजर के लिए है। राइट। अब इसके लिए मॉडल का गोल क्या होगा? वो होगा स्पेसिफिक लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पॉइंट्स के लिए अगले 6 घंटे के प्रेसिपिटेशन अमाउंट को प्रिडिक्ट करना। तो देखिए कनेक्शन कितना स्पेसिफिक है। हाँ, समझ गया। आइडियल आउटकम यूजर एक्सपीरियंस से जुड़ा है और मॉडल गोल डेटा और प्रिडिक्शन से। एक और एग्जाम्पल था ना फैशन ऐप का। हाँ, फैशन ऐप का। उनका आइडियल आउटकम है यूजर्स के लिए अट्रैक्टिव नए शर्ट डिजाइन्स जनरेट करना। ये तो हाई लेवल हो गया। हाँ, लेकिन मॉडल इसे सीधे नहीं समझता। तो मॉडल का गोल बनेगा इनपुट टेक्स्ट जैसे ब्लू स्ट्राइप्ड फॉर्मल शर्ट और इनपुट इमेज जैसे बेसिक टी शर्ट शेप के बेसिस पर 3 अलग-अलग शर्ट डिजाइन वेरिएशंस जनरेट करना। ओके, काफी स्पेसिफिक। एग्जैक्टली। और वो वीडियो ऐप वाला एग्जाम्पल भी इस कनेक्शन को हाईलाइट करता है। आइडियल आउटकम यूजर्स को ऐसे वीडियोस रेकमेंड करना जो उन्हें यूजफुल लगे। यूजफुल, ये सब्जेक्टिव है। हाँ, सब्जेक्टिव है। तो मॉडल का गोल क्या बना? ये प्रिडिक्ट करना कि यूजर किसी दिए गए वीडियो पर क्लिक करेगा या नहीं। यहाँ यूजफुलनेस को क्लिक प्रिडिक्शन से मैप किया गया है। इस पर हम आगे बात करेंगे प्रॉक्सी लेबल्स के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन पहला स्टेप हमेशा ये अलाइनमेंट ही है। व्हाट डू वी आइडियली वांट और व्हाट विल द मॉडल स्पेसिफिकली डू। ओके, तो ये अलाइनमेंट सेट हो गया। अब अगला लॉजिकल स्टेप आता है, हमें मॉडल से किस तरह का आउटपुट चाहिए। आर्टिकल कहता है कि ये डिसीजन हमें बताएगा कि हम प्रेडिक्टिव एमएल की तरफ जाएंगे या जनरेटिव एआई की तरफ। ये एक इंपॉर्टेंट बाइफिकेशन है। कैसे डिसाइड करते हैं ये? हाँ, ये डिसीजन इस बात पर डिपेंड करता है कि हम मॉडल से करवाना क्या चाहते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव किसी एग्जिस्टिंग डेटा पॉइंट के बारे में कुछ प्रिडिक्ट करना है, जैसे ये ईमेल स्पैम है या नहीं, ये हो गया क्लासिफिकेशन। ठीक है। या इस वीडियो को कितने व्यूज मिलेंगे, ये हो गया न्यूमेरिकल प्रिडिक्शन यानी रिग्रेशन। तो इन केसेस में हम प्रिडिक्टिव एमएल यूज करेंगे। ओके, प्रिडिक्ट करना है कुछ। हाँ, लेकिन अगर हमारा ऑब्जेक्टिव नया कंटेंट क्रिएट करना है, जैसे आर्टिकल की समरी लिखना, इमेजेस बनाना, कोड जनरेट करना या नेचुरल लैंग्वेज में इंटरैक्ट करना, तो फिर जनरेटिव एआई हमारा टूल होगा। तो बेसिकली इट्स प्रिडिक्ट वर्सेस क्रिएट। प्रिडिक्ट वर्सेस क्रिएट। गॉट इट। तो पहले प्रिडिक्टिव एमएल पर फोकस करते हैं। इसमें आर्टिकल ने 2 मेन टाइप्स बताए हैं, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। बिल्कुल। क्लासिफिकेशन तो ए, बी या सी जैसी कैटेगरीज असाइन करता है ना? करेक्ट। क्लासिफिकेशन मॉडल इनपुट डेटा को पहले से डिफाइन की हुई कैटेगरीज में डालता है। सबसे सिंपल है बाइनरी क्लासिफिकेशन, सिर्फ 2 ऑप्शंस, जैसे ईमेल स्पैम है या नहीं स्पैम। हाँ। ये ट्रांजैक्शन फ्रॉडुलेंट है या नहीं। फिर आता है मल्टी क्लास सिंगल लेबल क्लासिफिकेशन, जहां कैटेगरीज 2 से ज्यादा हैं पर इनपुट एक ही कैटेगरी में आएगा, जैसे इमेज में कैट है, डॉग है या बर्ड है। ओके। और एक और टाइप होता है मल्टी क्लास मल्टी लेबल, जहां इनपुट एक से ज्यादा कैटेगरी में भी बिलोंग कर सकता है, जैसे कोई न्यूज आर्टिकल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी दोनों से रिलेटेड हो। अच्छा, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्लियर है। और रिग्रेशन? वो न्यूमेरिकल वैल्यूज प्रिडिक्ट करता है, जैसे टेम्परेचर, प्राइस या व्यूज। बिल्कुल। रिग्रेशन मॉडल का आउटपुट एक कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, जैसे कल का मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होगा
या इस घर की सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ आर्टिकल एक बहुत ही इंसाइटफुल सिनेरियो डिस्कस करता है, वीडियो कैशिंग का, हाँ, जो ये बताता है कि क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के बीच का डिसीजन हमेशा इतना सीधा नहीं होता। हाँ, ये सेक्शन मुझे भी काफी इंटरेस्टिंग लगा। सिनेरियो ये है कि वीडियो व्यूज के बेसिस पे डिसाइड करना है कि कौन सी कैशे स्ट्रैटेजी यूज करें। हाई व्यूज तो एक्सपेंसिव कैश, मीडियम व्यूज तो चीप कैश, लो व्यूज तो नो कैशे। अब कॉमन सेंस तो कहता है कि व्यूज प्रेडिक्ट करने के लिए रिग्रेशन मॉडल यूज करो। राइट, इंट्यूटिव लगता है। हाँ, लेकिन आर्टिकल पॉइंट आउट करता है कि मान लीजिए डिसीजन थ्रेशोल्ड वो 30 व्यूज हैं। अगर एक्चुअल व्यूज 30 हैं और मॉडल ने एक बार 28 प्रेडिक्ट किया जिससे नो कैश का डिसीजन होगा और दूसरी बार 32 प्रेडिक्ट किया जिससे चीप कैश का डिसीजन होगा। अब रिग्रेशन मॉडल के लिए तो दोनों प्रेडिक्शंस न्यूमेरिकली काफी क्लोज हैं। शायद दोनों को गुड मान लिया जाए एरर के हिसाब से। हाँ, एरर तो कम है दोनों में। लेकिन प्रोडक्ट के लिए कॉन्सिक्वेंस बिल्कुल डिफरेंट है। एक में कैश यूज नहीं हुआ, एक में हो गया। एग्जैक्टली और ये इसलिए होता है क्योंकि ये रिग्रेशन मॉडल्स का प्राइमरी गोल न्यूमेरिकल एक्यूरेसी होता है। वो प्रोडक्ट के बिजनेस लॉजिक या डिसीजन थ्रेशोल्ड से नेचुरली अवेयर नहीं होते। तो इस स्पेसिफिक सिनेरियो में जहां थ्रेशोल्ड के आसपास प्रेडिक्शन में छोटा सा चेंज भी प्रोडक्ट के एक्शन को ड्रास्टिकली बदल देता है, वहां क्लासिफिकेशन मॉडल सरप्राइजिंगली ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। अच्छा, क्लासिफिकेशन कैसे? हम मॉडल को सीधे कैटेगरी प्रिडिक्ट करने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। यूज ओनो कैश, यूज चीप कैश, यूज एक्सपेंसिव कैश, व्यूज प्रिडिक्ट करने के बजाय। ओह, ओके। ऐसा मॉडल इनहेरेंटली उन डिसीजन बाउंड्रीज को लर्न करता है जो प्रोडक्ट के लिए मैटर करते हैं। तो यहाँ की इनसाइट ये है कि हमें सिर्फ प्रेडिक्शन एक्यूरेसी नहीं देखनी, बल्कि ये देखना है कि वो प्रेडिक्शन हमारे सिस्टम के डिसीजंस को कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है, स्पेशली उन थ्रेशोल्ड्स के आसपास। सही पकड़ा, एकदम सही। इससे 2 प्रैक्टिकल गाइडलाइंस निकलती हैं। पहला, जब भी पॉसिबल हो कोशिश करें कि आप वो डिसीजन प्रिडिक्ट करें जो एप्लीकेशन लेगा, ना कि सिर्फ वो रॉ वैल्यू जिस पर डिसीजन बेस्ड है। ठीक है, प्रिडिक्ट द डिसीजन। हाँ, और दूसरा, प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट्स को गहराई से समझें। क्या डिसीजन थ्रेशोल्ड्स फिक्स्ड हैं या डायनामिक? अगर थ्रेशोल्ड्स बिजनेस नीड्स के हिसाब से बदलते रहते हैं तो रिग्रेशन अक्सर ठीक रहता है, क्योंकि थ्रेशोल्ड्स फिर एप्लीकेशन कोड में मैनेज किए जा सकते हैं। अच्छा, अगर थ्रेशोल्ड्स रिलेटिवली स्टेबल है, फिक्स्ड है, तो क्लासिफिकेशन अप्रोच ज्यादा रोबस्ट हो सकता है। वीडियो कैशिंग में थ्रेशोल्ड्स डायनामिक हो सकते हैं रिसोर्स अवेलेबिलिटी के हिसाब से, इसलिए वहां रिग्रेशन भी वर्क कर सकता है। लेकिन बहुत सारे बिजनेस प्रॉब्लम्स में फिक्स थ्रेशोल्ड्स होते हैं, वहां क्लासिफिकेशन बेटर फिट होगा। ये एक सटल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। ओके, अब प्रिडिक्टिव एमएल में ही एक और चैलेंज आता है जो आपने पहले हिंट किया था, वीडियो ऐप के एग्जाम्पल में यूजफुलनेस प्रिडिक्ट करना। अक्सर जो हम आइडियली प्रिडिक्ट करना चाहते हैं उसका डायरेक्ट लेबल हमारे डेटाबेस में होता ही नहीं है। मतलब यूजफुल टू यूजर नाम का कॉलम तो टिपिकली नहीं मिलेगा। तो ऐसी केसेस में क्या अप्रोच है? हाँ, यहाँ कॉन्सेप्ट आता है प्रॉक्सी लेबल्स का। ये बहुत ही कॉमन सिनेरियो है एमएल में। प्रॉक्सी लेबल्स बेसिकली वो मेजरेबल फीचर्स होते हैं जो हम उस कॉन्सेप्ट के सब्स्टिट्यूट की तरह यूज करते हैं जिसे हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। जैसे आपने कहा यूजफुलनेस सब्जेक्टिव है, हाँ, तो हमें सोचना होगा यूजर के कौन से एक्शंस यूजफुलनेस इंडिकेट कर सकते हैं। शायद अगर यूजर ने वीडियो शेयर किया हाँ, या लाइक किया तो हम शेयर्ड और लाइक को यूजफुलनेस का प्रॉक्सी मान सकते हैं और मॉडल को इस कंबाइंड लेबल पर ट्रेन कर सकते हैं। मतलब हम एक इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट यूज कर रहे हैं, बेसिकली एक जुगाड़ कह सकते हैं। एग्जैक्टली। और ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रॉक्सी लेबल्स हमेशा इम्परफेक्ट होते हैं, वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होते। उनके साथ रिस्क्स जुड़े होते हैं। जैसे क्या रिस्क्स? जैसे शेयर्ड और लाइक्ड एग्जाम्पल में ही हो सकता है बहुत से यूजर्स लाइक बटन यूज ही ना करते हो, तो हम उनकी यूजफुलनेस मिस कर देंगे। सही बात है। शेयरिंग नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकती है, किसी बुरी वीडियो को क्रिटिसाइज करने के लिए शेयर करना। हाँ, ये भी होता है। अगर हम क्लिक प्ले को प्रॉक्सी माने तो मॉडल क्लिकबेट कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने लगेगा। अगर वॉच टाइम को प्रॉक्सी माने तो नेचुरली लंबी वीडियोस को प्रेफरेंस मिलेगी, चाहे वो यूजफुल हो या ना हो। तो फिर सही प्रॉक्सी कैसे चुने? ये तो काफी ट्रिकी लग रहा है। इसका कोई परफेक्ट फॉर्मूला नहीं है। हमें उस प्रॉक्सी लेबल को चुनना होता है जिसके पोटेंशियल डाउनसाइड्स हमारे स्पेसिफिक प्रोडक्ट गोल के लिए सबसे कम हार्मफुल हों। ट्रेड ऑफ्स को केयरफुली इवैल्यूएट करना पड़ता है। अच्छा, आर्टिकल में एक हेल्थ ऐप का एग्जाम्पल है जो लोगों को फील बेटर
करने में हेल्प करना चाहती है। अब फीलिंग बेटर या हैप्पीनेस को कैसे मेजर करें? डेटा सेट में तो होगा नहीं। हाँ, कैसे करेंगे? उन्हें प्रॉक्सीज यूज करने होंगे, जैसे आवर्स स्पेंट एक्सरसाइजिंग, टाइम स्पेंट ऑन हॉबीज, सोशल इंटरेक्शन टाइम। लेकिन हर प्रॉक्सी के अपने पोटेंशियल इश्यूज हैं जो हमें ध्यान में रखने होंगे जब हम मॉडल को इंटरप्रेट कर रहे होंगे। राइट। तो प्रॉक्सी लेबल्स वाला कॉन्सेप्ट काफी न्यूआंस्ड है और केयरफुल कंसिडरेशन मांगता है। ओके, अब थोड़ा गियर शिफ्ट करते हैं जेनरेटिव एआई की तरफ। आर्टिकल बताता है कि यहाँ अप्रोच थोड़ा अलग होता है। अक्सर हम मॉडल्स को स्क्रैच से ट्रेन नहीं करते, बल्कि पहले से बने हुए प्री ट्रेन्ड मॉडल्स को अडैप्ट करते हैं। ऐसा क्यों और कैसे? हाँ, इसका मेन रीजन है कि लार्ज जनरेटिव मॉडल्स जैसे कि LLMs, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए बहुत ज्यादा डेटा और कंप्यूटेशनल पावर चाहिए। बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है। ओके। तो ये हर टीम के लिए फीजिबल नहीं होता। इसलिए कॉमन प्रैक्टिस ये है कि पहले से ट्रेन किए गए फाउंडेशन मॉडल्स को लेकर उन्हें अपने स्पेसिफिक नीड्स के लिए कस्टमाइज किया जाए। इसके लिए आर्टिकल कुछ मेन टेक्निक्स हाईलाइट करता है। क्या हैं वो टेक्निक्स? एक है डिस्टिलेशन। इसमें हम एक बड़े केपेबल मॉडल को टीचर मॉडल की तरह यूज करते हैं, उससे सिंथेटिक लेबल्ड डेटा जनरेट करते हैं और फिर उस डेटा पर एक छोटा एफिशिएंट स्टूडेंट मॉडल ट्रेन करते हैं। गोल होता है बड़े मॉडल की नॉलेज को छोटे मॉडल में ट्रांसफर करना। ये रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स में काम आता है। इंटरेस्टिंग, टीचर स्टूडेंट मॉडल। हाँ, दूसरा है फाइन ट्यूनिंग, या उसका एक वेरिएंट है पैरामीटर एफिशिएंट ट्यूनिंग, PEFT। इसमें हम प्री ट्रेन्ड मॉडल को लेते हैं और उसे अपने स्पेसिफिक टास्क के लिए रेलेवेंट स्मॉलर डेटा सेट पर फर्दर ट्रेन करते हैं। इससे मॉडल उस पर्टिकुलर टास्क में स्पेशलाइज हो जाता है। जैसे एक जनरल LLM को मेडिकल लिटरेचर पर फाइन ट्यून करना ताकि वो मेडिकल क्वेश्चंस बेहतर आंसर कर सके। स्पेशलाइजेशन। और तीसरा है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये टेक्निक तो आजकल काफी पॉपुलर हो गई है। इसमें हम मॉडल के इंटरनल पैरामीटर्स को चेंज किए बिना उसे नेचुरल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस यानी प्रॉम्प्ट्स या एग्जाम्पल्स देकर गाइड करते हैं कि वो डिजायर्ड आउटपुट जनरेट करे। अच्छा, मतलब सिर्फ इंस्ट्रक्शन से? हाँ, हम प्रॉम्प्ट में बता सकते हैं समराइज दिस आर्टिकल इन 100 वर्ड्स या राइट पाइथन कोड फॉर दिस फंक्शन, या फिर एग्जाम्पल देकर फॉर्मेट बता सकते हैं, जैसे इंग्लिश स्पेनिश ट्रांसलेशन में। ये बहुत फ्लेक्सिबल है, लेकिन इफेक्टिव प्रॉम्प्ट डिजाइन करना अपने आप में एक स्किल है। तो मतलब जेन एआई में फोकस अडैप्टेशन पर ज्यादा है, ट्रेनिंग फ्रॉम स्क्रैच के मुकाबले। और ये भी इंटरेस्टिंग है कि ये टेक्निक्स अलग-अलग लेवल्स पर काम कर रही हैं। डिस्टिलेशन मॉडल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, फाइन ट्यूनिंग ट्रेनिंग से, और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इंटरैक्शन लेवल पर। बिल्कुल। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आर्टिकल मेंशन करता है, LLMs जो प्राइमरीली जेनरेटिव टास्क्स के लिए जाने जाते हैं, वो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन जैसे ट्रेडिशनल प्रिडिक्टिव टास्क्स भी काफी अच्छा कर सकते हैं। रियली? क्लासिफिकेशन भी? हाँ, कई बार उनकी जो स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग होती है, उसकी वजह से वो बिना स्पेसिफिक ट्रेनिंग के भी कस्टम ट्रेन प्रिडिक्टिव मॉडल्स को आउट परफॉर्म कर देते हैं। तो प्रॉब्लम फ्रेम करते वक्त ये भी कंसिडर करना चाहिए कि क्या एक जनरल पर्पस LLM ही हमारा टास्क हैंडल कर सकता है। वाओ, काफी पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ। तो हमने गोल सेटिंग, आउटपुट टाइप, प्रिडिक्टिव जनरेटिव और उनके अंदर के न्यूआंसेस, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, प्रॉक्सी लेबल्स, GAI कस्टमाइजेशन को समझा। अब आते हैं फाइनल और शायद सबसे क्रिटिकल पीस पर, सक्सेस को मेजर करना। आर्टिकल सक्सेस मेट्रिक्स पर काफी जोर देता है। ये क्या है और ये मॉडल के टेक्निकल मेट्रिक्स जैसे एक्यूरेसी, प्रिसिजन, रिकॉल से कैसे अलग हैं? हाँ, ये डिफरेंस समझना बहुत बहुत जरूरी है। मॉडल इवैल्यूएशन मेट्रिक्स जैसे एक्यूरेसी, प्रिसिशन, रिकॉल, AUC, F1 स्कोर एक्सेट्रा, ये बताते हैं कि मॉडल अपने टेक्निकल टास्क में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्लासिफिकेशन कितनी सही है, प्रिडिक्शन कितनी एक्यूरेट है। ठीक है, टेक्निकल परफॉर्मेंस। लेकिन सक्सेस मैट्रिक्स ये बताते हैं कि क्या मॉडल डिप्लॉयमेंट से हमारे एक्चुअल बिजनेस या प्रोडक्ट गोल्स अचीव हो रहे हैं, क्या यूजर एंगेजमेंट बढ़ा, क्या रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, क्या यूजर्स को वो यूजफुल वीडियोस मिल रही हैं जो हमने प्रॉक्सी से मेजर करने की कोशिश की थी। सक्सेस मैट्रिक्स सीधे बिजनेस वैल्यू से लिंक होते हैं। मतलब एक मॉडल टेक्निकली परफेक्ट हो सकता है हाई एक्यूरेसी के साथ, लेकिन अगर वो बिजनेस गोल अचीव नहीं कर रहा तो वो सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा प्रोडक्ट के पर्सपेक्टिव से, ऐसा? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। आर्टिकल में वही वेदर ऐप का एग्जाम्पल है।
मॉडल का इवैल्यूएशन मेट्रिक हो सकता है प्रेसिपिटेशन प्रिडिक्शन एक्यूरेसी। लेकिन सक्सेस मेट्रिक क्या होगा? वो होगा विल इट रेन फीचर का यूसेज 50% बढ़ गया। अच्छा, यूजर बिहेवियर। हाँ, अगर एक्यूरेसी हाई है पर फीचर यूसेज नहीं बढ़ा तो सक्सेस नहीं मिली। वीडियो ऐप के लिए मॉडल मेट्रिक क्लिक प्रिडिक्शन एक्यूरेसी हो सकता है, पर सक्सेस मेट्रिक होगा यूजर्स साइट पर एवरेज 20% ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। फेलियर मेट्रिक क्या होगा? टाइम स्पेंट में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया। आर्टिकल एक सजेशन भी देता है कि सक्सेस मैट्रिक्स एम्बिशियस सेट करने चाहिए, थोड़ा हाई टारगेट रखना चाहिए। इसका क्या रैशनल है? रैशनल ये है कि एम्बिशियस गोल हमें एक क्लियर डायरेक्शन देता है और मीडियोक्रिटी से बचाता है। हो सकता है हमारा मॉडल इनिशियल लॉन्च पर सक्सेस मेट्रिक को मीट ना करे। अगर हमने गोल हाई रखा है, मान लीजिए 20% इंक्रीज इन टाइम स्पेंट, और हमें सिर्फ 10% इंक्रीज मिलता है, तो ये फेलियर नहीं है बल्कि एक गैप है। अब हम एनालाइज कर सकते हैं कि क्या मॉडल को इम्प्रूव करके हम इस गैप को भर सकते हैं और 20% तक पहुंच सकते हैं। अगर गोल ही 5% रखा होता तो 10% मिलने पर हम शायद कॉम्प्लेसेंट हो जाते। राइट, एम्बिशन इंप्रूवमेंट को ड्राइव करता है। राइट। और ये भी पॉसिबल है, जैसा आपने पहले हिंट किया था, कि एक मॉडल जिसके टेक्निकल मैट्रिक्स जैसे एक्यूरेसी थोड़े कम हो, वो बिजनेस मैट्रिक्स यानी सक्सेस को ज्यादा पुश दे रहा हो कंपेयर टू अनदर मॉडल विद हायर एक्यूरेसी। बिल्कुल पॉसिबल है। शायद एक मॉडल ओवरऑल कम एक्यूरेट हो, लेकिन वो क्रिटिकल केसेस में जैसे हाई वैल्यू यूजर्स के लिए या इंपॉर्टेंट डिसीजंस में बेहतर परफॉर्म करता हो, जिससे ओवरऑल बिजनेस इम्पैक्ट ज्यादा हो। इसलिए आर्टिकल कहता है कि मॉडल परफॉर्मेंस को सिर्फ टेक्निकल मैट्रिक्स से नहीं बल्कि सक्सेस मैट्रिक्स के कॉन्टेक्स्ट में इवैल्यूएट करना चाहिए। हमें डिसाइड करना होता है कि मॉडल किस स्टेट में है। पहला, नॉट गुड इनफ बट कंटिन्यू, पोटेंशियल है, इम्प्रूव करो। दूसरा, गुड इनफ एंड कंटिन्यू, प्रोडक्शन में यूज करो और इम्प्रूव करते रहो। तीसरा, गुड इनफ बट कांट बी मेड बेटर, अपने पीक पर है बस मेंटेन करो। या चौथा, नॉट गुड इनफ एंड नेवर विल बी, काम नहीं कर रहा, पोटेंशियल भी नहीं दिख रहा, तो इसको बंद करो। और ये डिसीजन लेते वक्त जाहिर है रिसोर्सेज वर्सेस पोटेंशियल इंप्रूवमेंट को भी वे करना होगा। कितना एफर्ट लगेगा वर्सेस कितना फायदा होगा। हाँ बिल्कुल, मॉडल को इम्प्रूव करने में इंजीनियरिंग टाइम लगता है, कंप्यूट कॉस्ट्स लगते हैं, तो ये देखना होगा कि एक्सपेक्टेड इम्प्रूवमेंट इन सक्सेस मैट्रिक्स क्या इन कॉस्ट को जस्टिफाई करता है। और एक और चीज, सक्सेस मैट्रिक्स को कब मेजर करना है, लॉन्च के 6 दिन बाद, 6 हफ्ते बाद या 6 महीने बाद, ये भी पहले से डिफाइन करना जरूरी है। ठीक है। और फेलियर एनालिसिस में सिर्फ ये नहीं कि फेल हुआ, बल्कि क्यों फेल हुआ, क्या प्रॉब्लम फ्रेमिंग गलत थी, क्या प्रॉक्सी लेबल मिसगाइडिंग था, क्या डेटा में इश्यू था, ये रूट कॉज एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। ग्रेट। तो अगर हम इस पूरे प्रोसेस को क्विकली रिकैप करें, वो फैशन फर्म वाले एग्जाम्पल से जो डिसाइड करना चाहती है कि कौन से कपड़े मैन्युफैक्चर करें, वो इस फ्रेमवर्क में कैसे फिट होगा? ओके, लेट्स डू अ क्विक वॉक थ्रू उस एग्जाम्पल का। 1. आइडियल आउटकम, उन्हें डिसाइड करना है कि कौन से कपड़े मैन्युफैक्चर करें ताकि सेल्स मैक्सिमाइज हो, सीधा बिजनेस गोल। 2. मॉडल गोल, प्रिडिक्ट करना कि कौन से स्पेसिफिक क्लोथिंग आइटम्स अभी इन फैशन है या जल्द ही पॉपुलर होंगे। 3. मॉडल आउटपुट टाइप, ये होगा प्रिडिक्टिव एमएल, स्पेसिफिकली हर आइटम के लिए बाइनरी क्लासिफिकेशन, इन फैशन है या नॉट इन फैशन। 4. इम्प्लाइड प्रॉक्सी लेबल्स। अब इन फैशन को डायरेक्टली मेजर करना मुश्किल है, तो प्रॉक्सीज क्या हो सकते हैं? शायद सोशल मीडिया ट्रेंड्स, रनवे शोज में मेंशंस, कॉम्पिटिटर के सेल्स डेटा अगर अवेलेबल है, फैशन इन्फ्लुएंसर्स क्या पहन रहे हैं, एटसेट्रा। इन सब को कंबाइन करके एक इन फैशन लेबल जनरेट करना पड़ेगा डेटा सेट के लिए। 5. सक्सेस मैट्रिक्स, जो कपड़े इन फैशन प्रिडिक्ट किए गए थे उनमें से 70% या ज्यादा उस सीजन में बिक जाएं। 6. फेलियर मैट्रिक्स, 40% से कम बिक पाए या सेल्स परसेंटेज पहले एमएल यूज करने से पहले के कंपैरिजन में इम्प्रूव ना हो। परफेक्ट रिकैप, ये एकदम क्लियर करता है प्रोसेस को। तो ये था एक डिटेल्ड लुक कि मशीन लर्निंग प्रॉब्लम को इफेक्टिवली कैसे फ्रेम किया जाए इस गूगल डेवलपर्स आर्टिकल के इनसाइट्स के बेसिस पर। शुरू करना है बेसिक से, आइडियल आउटकम क्या है, फिर मॉडल गोल डिफाइन करना, सही आउटपुट टाइप प्रिडिक्टिव या जनरेटिव चुनना, उसके अंदर की डिटेल्स जैसे क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन,
प्रॉक्सी लेबल्स या जेएनएआई कस्टमाइजेशन को समझना, और फाइनली सबसे क्रिटिकली ऐसे सक्सेस मैट्रिक्स डिफाइन करना जो टेक्नोलॉजी से ऊपर उठकर रियल बिजनेस वैल्यू को मेजर करें। एब्सोल्युटली। ये फ्रेमिंग प्रोसेस शायद उतना ग्लैमरस ना लगे जितना मॉडल बिल्डिंग लगता है, लेकिन इस आर्टिकल का कोर मैसेज यही है कि सक्सेसफुल एमएल इम्प्लीमेंटेशन की नींव, वो फाउंडेशन इसी फ्रेमिंग पर टिकी है। अगर ये स्टेप सही से किया जाए तो सक्सेस के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। सही कहा। और हमारे लिसनर्स के लिए एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल छोड़ जाते हैं इस डिस्कशन के एंड में। जब हम प्रॉक्सी लेबल्स यूज करते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया यूजर हैप्पीनेस के लिए एक्सरसाइज आवर्स या सोशल इंटरेक्शन टाइम, तो इसके क्या अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं प्रोडक्ट यूसेज पैटर्न पर या यूजर बिहेवियर पर? क्या मॉडल ऑप्टिमाइज करते करते हम अनजाने में ऐसे बिहेवियर्स को इनकरेज कर सकते हैं जो हर यूजर के लिए बेनिफिशियल ना हो? इस पर जरूर सोचिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।